सोचिए कि दो कर्मचारी हैं, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट है, समान योग्यता है, समान अनुभव है और बिल्कुल एक जैसी डेडलाइंस है। फिर भी एक इंसान हर छोटी बात पर एकदम दबाव में टूटता हुआ नजर आता है, पसीने से तरबतर रहता है। बिल्कुल ऐसा बहुत होता है ना? जबकि दूसरा इंसान उसी मुश्किल प्रोजेक्ट को बहुत ही आसानी से संभाल लेता है और मुस्कुराते हुए प्रमोशन भी पा लेता है। हाँ, वो हमेशा शांत दिखता है, एकदम शांत। तो ऐसा लगता है जैसे दूसरे व्यक्ति के पास कोई जादुई छड़ी है। सही कहा। लेकिन हकीकत ये है कि इस अंतर का जो रहस्य है ना, वो किसी शानदार डिग्री या 12 घंटे की शिफ्ट में नहीं छिपा है। ये रहस्य मानव मस्तिष्क के एक बहुत ही गहरे और अक्सर अनदेखे हिस्से के सही इस्तेमाल से जुड़ा है। और यार, यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी रहस्य को डिकोड करना है। बिल्कुल। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के काम और उनके मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हमारी आज की यह चर्चा विशेष रूप से उन व्यस्त प्रोफेशनल्स के लिए है जो रोजमर्रा के काम में बुरी तरह फंसे हुए हैं। हाँ, जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। जी, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई इंसान अपने अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड की असीमित शक्ति को समझकर अपने कार्यस्थल के तनाव को कम कर सकता है। बहुत जरूरी है ये। एक तरह से हम मानसिक तनाव से करियर की सफलता तक के सफर का एक बहुत ही व्यावहारिक रोड मैप तैयार करने वाले हैं। मैं इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ना एक एनालॉजी सोच रही थी। हाँ, बताइए। मान लेते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो एक स्मार्टफोन की तरह है। अच्छा। हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड वो स्क्रीन है जिस पर हम दिन भर काम करते हैं, जहां हम एप्स खोलते हैं, मैसेज टाइप करते हैं। ठीक है। लेकिन जो अवचेतन मन है वो उस फोन का बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ओएस है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। है ना? अब दिक्कत ये है कि अगर बैकग्राउंड में कोई गलत ऐप लगातार चल रहा है या कोई भारी फाइल प्रोसेस हो रही है तो फोन धीमा हो जाएगा। बिल्कुल। फिर स्क्रीन को बाहर से कितना भी साफ कर लिया जाए या नया कवर लगा दिया जाए, फोन की बैटरी खत्म होगी ही और वो बीच बीच में हैंग भी करेगा। एकदम सही। तो आज की इस चर्चा में हम बाहरी स्क्रीन को चमकाने के बजाय उस गहरे ओएस को रीप्रोग्राम करने पर बात करेंगे। स्मार्टफोन वाला ये उदाहरण ना पूरी स्थिति को बहुत ही सटीकता से समझाता है। मतलब कार्यस्थलों पर यही तो हो रहा है। हाँ, लोग बाहर से चीजें ठीक करते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर प्रोफेशनल्स अपना पूरा दिन और पूरी ऊर्जा केवल स्क्रीन पर मेहनत करने में बिता देते हैं। बाहरी दुनिया को ठीक करने की कोशिश होती है। हाँ, या ज्यादा कॉफी पीना या काम के घंटे बढ़ा देना। लेकिन विचारों का जो असली नियंत्रण कक्ष है ना, वो अनंत बुद्धिमत्ता वाला बैकग्राउंड सिस्टम है, वो जो ओएस है। जब तक उस बैकग्राउंड सिस्टम के काम करने के तरीके को नहीं समझा जाएगा, केवल बाहरी मेहनत से स्थायी शांति या सफलता मिलना लगभग असंभव है। तो फिर उस बैकग्राउंड सिस्टम को समझने की शुरुआत कहाँ से की जाए? मतलब पहला कदम क्या है? डॉक्टर मर्फी के सिद्धांतों में इस बात पर बहुत गहराई से चर्चा की गई है कि चेतन और अवचेतन मन कैसे काम करते हैं। अच्छा। यहाँ सबसे बुनियादी बात यह है कि जो चेतन मन है वो बहुत तार्किक और विश्लेषणात्मक है। वो हिसाब लगाता है, हर चीज पर तर्क करता है। लॉजिकल है एकदम। बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अवचेतन मन पूरी तरह से अतार्किक है। मतलब वो सोचता समझता नहीं है। नहीं, वो कभी बहस नहीं करता, कभी सही या गलत का फैसला नहीं करता। इसे समझने के लिए पहरेदार और उपजाऊ मिट्टी का उदाहरण बहुत काम आता है। वो कैसे काम करता है? चेतन मन एक पहरेदार की तरह है जो दरवाजे पर खड़ा है। उसका काम है बाहर से आने वाले हर विचार, हर खबर या हर टिप्पणी को छांटना, जो हम सुनते हैं दिन भर। हाँ, लेकिन अवचेतन मन एक बेहद उपजाऊ मिट्टी की तरह है। अब उस मिट्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें एक खूबसूरत गुलाब का बीज बोया जा रहा है या किसी जहरीले पौधे का। बिल्कुल। जो भी बीज उस मिट्टी तक पहुंच जाएगा, मिट्टी अपनी पूरी ताकत उसे उगाने में लगा देगी। बाप रे। अवचेतन मन विचारों की प्रकृति पर सवाल नहीं उठाता, वो बस उन्हें हकीकत में बदलने का काम शुरू कर देता है। मिट्टी वाले इस उदाहरण के साथ साथ ना वो जो समुद्री जहाज के कप्तान वाली एनालॉजी है, वो भी इस पूरे तंत्र को बहुत खूबसूरती से समझाती है। हाँ, वो तो क्लासिक है। चेतन मन उस जहाज का कप्तान है जो डेक पर खड़ा है। जी। उसके पास दूरबीन है, वो दिशा तय कर रहा है और निर्देश दे रहा है। और अवचेतन मन उस जहाज के एकदम निचले हिस्से में इंजन रूम में बैठे कर्मचारी हैं। हाँ, सही बात है। इंजन रूम के कर्मचारियों को बाहर का समंदर नहीं दिखता, उन्हें नहीं पता कि जहाज कहाँ जा रहा है। वो बस बिना कोई सवाल किए कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं।
हाँ, कप्तान जो भी मशीन चालू करने को कहता है वे कर देते हैं। लेकिन रुकिए, यहीं पर ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है और सबसे बड़ी बात कि वो हमारा अपना है, तो वो स्वचालित रूप से हमें तनाव से क्यों नहीं बचाता? ये बहुत लोग पूछते हैं। मान लीजिए कोई इंसान ऑफिस में घबराहट से पसीने पसीने हो रहा है, पैनिक अटैक आ रहा है उससे। हाँ। तो उस वक्त उसका अपना दिमाग उसे शांत क्यों नहीं करता? वो उसे पैनिक अटैक का शिकार क्यों होने देता है? मतलब ये तो कोई समझदारी नहीं हुई ना? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब उसी जहाज वाले उदाहरण में छिपा है। अच्छा। देखिए, इंजन रूम के कर्मचारी ये तय नहीं करते कि क्या सही है और क्या गलत। वे सिर्फ आदेश मानते हैं। हाँ। जब कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठ के घबराहट में ये सोच रहा होता है कि अरे मैं कल ये प्रेजेंटेशन खराब कर दूंगा या बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा, तो वो नेगेटिव सोच रहा है। तो उसका चेतन मन यानी कप्तान लगातार पैनिक के आदेश भेज रहा होता है। इंजन रूम को लगता है कि कप्तान किसी बड़े खतरे का सामना कर रहा है और उसे लड़ने या भागने के लिए ऊर्जा चाहिए। ओहो, मतलब इंजन रूम तो बस हेल्प कर रहा है। बिल्कुल। इसलिए अवचेतन मन तुरंत शरीर में प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। वो एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज कर देता है, दिल की धड़कन बढ़ा देता है और पसीना ला देता है। तो वो पैनिक अटैक असल में हमारी ही दी हुई कमांड है। 100%। अवचेतन मन तो बस अपने कप्तान की बात मानकर उसे उस खतरे के लिए तैयार कर रहा है जिसकी कप्तान कल्पना कर रहा है। वह अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। समस्या कप्तान के गलत निर्देशों में है। ये बहुत ही गहरी बात है यार। इसका मतलब है कि घबराहट या तनाव कोई बाहरी हमला नहीं है, बल्कि हमारे ही दिमाग द्वारा हमारे ही शरीर को दिया गया एक मिसफायर हुआ आदेश है। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, मिसफायर हुआ आदेश। और जब हम वर्क प्लेस या करियर की बात करते हैं तो अक्सर लोग अनजाने में इसी तरह अपने खिलाफ काम कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर मर्फी के शोध में इसे कोरे चेक या ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करना कहा गया है। हाँ, नेगेटिव ब्लैंक चेक। जब कोई थका हुआ प्रोफेशनल झल्लाहट में कहता है ना, या मुझे ये प्रमोशन कभी नहीं मिलेगा, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो कि बहुत आम बात है ऑफिस में, तो वो इंसान असल में यूनिवर्स को एक नकारात्मक ब्लैंक चेक काट कर दे रहा है। ये नकारात्मक विचार एक तरह के मानसिक अवरोध बन जाते हैं जो अवचेतन मन को सफलता रोकने का सीधा और स्पष्ट आदेश देते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे वापस अपनी स्मार्टफोन वाली एनोलॉजी से जोड़ें, हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे अपने नकारात्मक विचार हमारे करियर के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कंप्यूटर वायरस छोड़ने के समान है? एकदम सही। मतलब हम खुद ही एक ऐसा कोड लिख रहे हैं जो हमारी सफलता की फाइलों को करप्ट कर रहा है। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। असल में सफल लीडर्स और लगातार संघर्ष करने वाले लोगों के बीच यही सबसे बड़ा फर्क होता है कि वो वायरस नहीं डालते। हाँ, एक सफल व्यक्ति अपने इंजन रूम को कभी भी हार या घबराहट का वायरस नहीं भेजता। इस बात को साबित करने के लिए ना कुछ बहुत ही शानदार केस स्टडीज मौजूद हैं। कोई उदाहरण दीजिए ना। एक रियल एस्टेट एजेंट का उदाहरण लेते हैं। वो व्यक्ति अपना एक खास घर काफी समय से बेच नहीं पा रहा था। वो निराश होने लगा था। जाहिर सी बात है। लेकिन फिर उसने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को समझा। उसने केवल ये सोचने के बजाय कि ये घर नहीं बिकेगा, एक सचेत अभ्यास शुरू किया। क्या किया उसने? हर रात वो अपनी कल्पना में बहुत ही स्पष्ट रूप से देखता कि वो उस घर के बाहर लगा बिकाऊ है का बोर्ड उखाड़ रहा है और उसकी जगह गर्व से बिक गया का बोर्ड लगा रहा है। वाओ! बात सिर्फ सोचने की नहीं थी, वो अपनी कल्पना में खरीदार के दिए हुए चेक का कागज अपने हाथ में महसूस करता था। ओहो, यानी वो सिर्फ एक कोरा विचार नहीं था, उसमें भावनाएं और एक संवेदी अनुभव जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। और तंत्रिका विज्ञान भी यही कहता है कि दिमाग हकीकत और बहुत ही गहराई से की गई कल्पना के बीच अंतर नहीं कर पाता। सच में? हाँ, जब उस एजेंट ने लगातार ये मानसिक अभ्यास किया तो उसके अवचेतन मन में इस स्थिति को सत्य मान लिया और फिर ऐसे रास्ते खोलने शुरू किए जिससे हकीकत में उसे एक सही खरीदार मिल गया और उसका काम बन गया। क्या बात है। इसी तरह एक युवा बिजनेस एग्जीक्यूटिव का भी जिक्र आता है इस रिसर्च में। हाँ, वो कहानी भी बहुत अच्छी है। जिसने अपने करियर की एक रुकी हुई स्थिति को बदलने के लिए मानसिक तस्वीरों का इस्तेमाल किया। वो सिर्फ प्रमोशन की उम्मीद नहीं कर रहा था, बल्कि उसने अपने दिमाग में एक पूरी फिल्म चला रखी थी। कैसी फिल्म?
जहां उसका बॉस उसे एक बड़ी सफलता के लिए बधाई दे रहा है और उसकी पदोन्नति की घोषणा कर रहा है। उसने उस मानसिक तस्वीर को बार बार अपने अवचेतन मन में इतनी गहराई से स्थापित किया कि उसका आत्मविश्वास, उसकी शारीरिक भाषा सब बदल गया। मतलब वो उस इंसान की तरह बिहेव करने लगा जिसे प्रमोशन मिल चुका है। बिल्कुल। उसके फैसले उसी प्रमोशन पा चुके इंसान की तरह हो गए और आखिरकार बाहरी दुनिया में भी वही हुआ जो उसके ओएस में पहले ही सेट हो चुका था। कमाल है। इन कहानियों से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है ना, वो ये है कि लीडरशिप केवल बाहरी दुनिया का प्रबंधन नहीं है। हाँ, ये सिर्फ स्प्रेडशीट्स, डेडलाइंस या टीम मीटिंग्स को संभालने का नाम नहीं है। एक सच्चा लीडर सबसे पहले अपनी आंतरिक मानसिक छवियों को मैनेज करता है, अंदर का सिस्टम ठीक रखता है। जी। वो जानता है कि जब तक उसके अंदर का ओएस सही विजन पर सेट नहीं होगा, बाहर कोई भी सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। तो अब तक की चर्चा से ये पूरी तरह स्पष्ट है कि ये मानसिक तंत्र काम कैसे करता है। कप्तान, इंजन रूम, कंप्यूटर वायरस, ये सब बहुत तार्किक है। हाँ, लॉजिकल है। लेकिन चलिए अब इसे थोड़ा और जमीनी स्तर पर लाते हैं। ठीक है। मान लीजिए सोमवार की सुबह है, ईमेल का इनबॉक्स पूरा भरा हुआ है और 2 दिन में एक बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। ऐसे व्यस्त और तनाव भरे माहौल में कोई प्रोफेशनल आखिर इस ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग कैसे करे? एक दैनिक चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? इस रोडमैप की शुरुआत ना दिन के बिल्कुल पहले पल से होती है। उठते ही? हाँ, डॉक्टर मर्फी की रिसर्च बताती है कि सुबह उठते ही दिमाग सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उठते ही फोन चेक करते हैं और दुनिया भर का तनाव अंदर ले लेते हैं। हाँ, ईमेल देख लिए, न्यूज पढ़ ली। बिल्कुल। इसके बजाय सुबह की सबसे पहली आदत एक सचेत चुनाव होनी चाहिए। सुबह उठते ही ये घोषणा करना कि ये दिन ईश्वर ने बनाया है, मैं इसमें खुश रहूंगा और पूरे दिन सफलता मुझे घेरे रहेगी। तो ये एक तरह का मंत्र है? ये कोई जादुई मंत्र नहीं है। ये असल में दिन भर के लिए उस पहरेदार को निर्देश देना है। ये इंजन रूम को दिन का पहला और सबसे स्पष्ट सकारात्मक आदेश देने जैसा है। अच्छा, तो सुबह का ओएस सेट हो गया। हाँ, लेकिन फिर दिन शुरू होता है और इंसान ऑफिस पहुंचता है। वहां दिन के दौरान का फिल्टर कैसे काम करेगा? वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्कप्लेस पर अक्सर ऐसा होता है कि कोई सहकर्मी कॉफी मशीन के पास आकर खड़ा हो जाता है और नकारात्मक बातें शुरू कर देता है। अरे बहुत होता है ऐसा। पॉलिटिक्स चल रही है या छटनी होने वाली है। हाँ, कंपनी की हालत खराब है या बॉस तो किसी की नहीं सुनता, हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। उस समय क्या किया जाए? वहीं पर उस चेतन पहरेदार का असली काम शुरू होता है। कैसे? जब कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह का डर या नकारात्मकता फैलाता है, तो एक समझदार प्रोफेशनल उसे अपने अंदर जाने से रोक देता है। मतलब उससे बहस करे? नहीं, उसे बाहर से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने मन के अंदर उसे एक मजबूत फिल्टर लगाना होता है। अच्छा। उसे खुद को याद दिलाना होता है कि मैं अपने विचारों का मालिक हूं। वो दूसरे के डर को, दूसरे की असुरक्षा को अपने अवचेतन मन की उपजाऊ मिट्टी में बीज नहीं बनने देता। मानसिक रूप से उस सुझाव को खारिज कर देता है। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हम एक फिल्टर लगा लें और नकारात्मकता को बाहर रखें। हाँ, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा व्यवहारिक पुशबैक देना चाहूंगी। बताइए। मान लीजिए हालात सिर्फ कॉफी मशीन पर होने वाली गपशप तक सीमित नहीं है। मान लीजिए एक बहुत ही गंभीर मीटिंग चल रही है। ठीक है। किसी बड़ी गलती के कारण बॉस बुरी तरह चिल्ला रहा है, चारों तरफ से दबाव है। उस पल में जब दिल की धड़कन तेज हो रही हो, कोई व्यक्ति आखिर कैसे फिल्टर लगाएगा? ये थोड़ा मुश्किल सिचुएशन है। उस वक्त तो सुबह की गई शांति की घोषणा काम नहीं आती ना। उस समय इंसान को तुरंत राहत चाहिए होती है। ये एक बहुत ही असली और रोजमर्रा की समस्या है, और इसके लिए डॉक्टर मर्फी ने एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक टूल दिया है। क्या टूल है वो? इसे सद्भाव के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। हाँ, उस पल को जरा बारीकी से समझते हैं। जब बॉस चिल्ला रहा होता है तो बाहरी शोर चरम पर होता है। उस वक्त अवचेतन मन को लगता है कि हमला हो रहा है और वो शरीर को पैनिक में डाल देता है। हाँ, सांस तेज हो जाती है। ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना है? उसे शारीरिक रूप से वहीं रहना है, लेकिन मानसिक रूप से बाहरी ऑडियो को कुछ पलों के लिए म्यूट कर देना है। दिमाग में म्यूट कर देना है। जी, उसे याद करना है कि उसका अवचेतन मन ही उसके शरीर की अन्य ऐच्छिक क्रियाओं जैसे दिल की धड़कन और सांसों को नियंत्रित करता है। अच्छा। बस 1 मिनट के लिए सारा ध्यान बाहरी शोर से हटाकर अपने अंदर शांति और सद्भाव के एक विचार पर केंद्रित करना होता है। तो क्या सिर्फ शांति के बारे में सोचने से शरीर की प्रतिक्रिया बदल जाती है? मतलब सच में? बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि जैसे ही चेतन मन शांति का आदेश देता है,
इंजन रूम को एक नया टेलीग्राम मिलता है कि कोई खतरा नहीं है, कप्तान शांत है। ओहो। सांसें सामान्य होने लगती हैं, एड्रेनलिन का स्तर गिरता है और इंसान उस चरम तनाव के बीच भी अपना मानसिक संतुलन वापस पा लेता है। ये तो कमाल का हैक है। ये रातों रात नहीं होता, इसके लिए सचेत अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन ये तनाव को तुरंत मैनेज करने की बहुत शक्तिशाली तकनीक है। ये सच में एक ऐसा व्यावहारिक टूल है जिसे कल ही किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में आजमाया जा सकता है। बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। अब अगर हम इस दैनिक रोडमैप को आगे बढ़ाएं और दिन भर के काम के बाद रात की बात करें, इस चेकलिस्ट का अंतिम और शायद सबसे जरूरी हिस्सा रात के रिफ्लेक्शन और नींद से जुड़ा है। बहुत अहम हिस्सा है ये। आमतौर पर लोगों को लगता है कि सोना मतलब बस शरीर और दिमाग का स्विच ऑफ हो जाना, लेकिन डॉक्टर मर्फी का काम बताता है कि नींद का एक चमत्कारिक प्रभाव होता है। हाँ, नींद के दौरान अवचेतन मन आराम नहीं करता, बल्कि वो सबसे अधिक सक्रिय होता है। वो दिन भर के डाटा को प्रोसेस करता है और शरीर को हील करने का काम करता है। सही कहा। और इसीलिए सोने से पहले की तकनीक को मानसिक विकास के लिए सबसे अहम माना गया है। सोने से पहले ऐसा क्या खास होता है? हर रात सोने से ठीक पहले का जो समय होता है ना, जब इंसान एक सुस्त या नींद भरी अवस्था में जाने लगता है, वो एक बहुत ही अनोखी स्थिति होती है। अच्छा। उस समय चेतन मन का विरोध या तर्क करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो पहरेदार उस वक्त ऊँघ रहा होता है। तो डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। एकदम। अवचेतन मन की उपजाऊ मिट्टी तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा जा सकता है। इसी समय दीर्घकालिक मानसिक विकास के लिए सबसे जरूरी कदम उठाया जाना चाहिए, और वो कदम है क्षमा करना। क्षमा करना। हाँ, फॉरगिवनेस। ये शब्द सुनते ही थोड़ा आध्यात्मिक या दार्शनिक एहसास होता है। एक सख्त कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के करियर या उसकी सफलता से इस क्षमा का क्या लेना देना है? मैं समझ सकता हूं कि ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका आध्यात्मिकता से ज्यादा व्यावहारिक मनोविज्ञान से लेना देना है। वो कैसे? सोचिए, अगर फोन में कोई बैकग्राउंड ऐप लगातार चल रहा हो और डेटा खा रहा हो तो क्या होगा? बैटरी ड्रेन होगी, फोन गर्म हो जाएगा। बिल्कुल। अब अगर कोई इंसान दिन भर का गुस्सा, बॉस की डांट या सहकर्मी की राजनीति को अपने मन में रखकर सोता है, तो वो असल में अपने अवचेतन मन को उस नफरत और तनाव पर रात भर काम करने का आदेश दे रहा है। बाप रे, रात भर वो नेगेटिव चीज प्रोसेस हो रही है। हाँ, सोने से पहले उन सभी लोगों को माफ कर देना जिन्होंने दिन भर में परेशान किया हो, एक तरह से उस बैकग्राउंड ऐप को फोर्स स्टॉप करने जैसा है। ओहो, अब समझ आया कनेक्शन। डॉक्टर मर्फी इसे खुद को प्रेम और शांति की चादर से लपेटने जैसा बताते हैं। ये किसी और पे एहसान नहीं है, ये अपने खुद के ओएस को करप्ट होने से बचाना है, अपने फायदे के लिए माफ करना है। जी। इसके अलावा रात को सोने से पहले किसी भी जटिल प्रोजेक्ट या अधूरी समस्या का समाधान अपने अवचेतन मन को सौंपकर सोना चाहिए। वो उस पर रात भर काम करेगा और अक्सर सुबह उठते ही एक नया आइडिया दिमाग में आ जाता है। यार, मुझे यहाँ भी एक छोटी सी व्यवहारिक शंका हो रही है। हाँ, पूछिए। क्या सोने से पहले सिर्फ रटे रटाए शब्द बोलना काफी होता है? मतलब? मान लीजिए कोई आंखें बंद करके सिर्फ शब्दों का जाप कर रहा है कि मैं सबको माफ करती हूँ और मुझे कल वो बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है। हाँ। क्या दिमाग इतना भोला है कि वो सिर्फ चंद शब्दों को सुनकर बेवकूफ बन जाएगा और सब कुछ हकीकत में बदल देगा? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जहां कई लोग चूक कर जाते हैं। सिर्फ शब्द कभी काम नहीं करते। तो फिर क्या काम करता है? अवचेतन मन को शब्दों की भाषा समझ ही नहीं आती। वो केवल भावना और विश्वास की भाषा समझता है। अवचेतन मन केवल तभी किसी विचार को स्वीकार करता है जब उसके साथ एक सच्ची भावना, एक पक्का यकीन जुड़ा हो। फीलिंग आनी चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई इंसान शब्द तो शांति और सफलता के बोल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो डरा हुआ है या नफरत से भरा है, तो अवचेतन मन डर को पिक करेगा। 100%। अवचेतन मन उस डर वाली भावना को आदेश मानेगा, उन खोखले शब्दों को नहीं। सोने से पहले का समय इसीलिए इतना कारगर है क्योंकि तब हमारा तर्क करने वाला दिमाग शांत होता है और हम बिना किसी सवाल जवाब के एक शुद्ध भावना को अपने अंदर के इंजन रूम तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सार को समेटे ना जी, तो एक बात बहुत साफ और स्पष्ट होकर सामने आती है। जी। करियर में असली सफलता, मुश्किलों से लड़ने की ताकत या किसी भी दबाव में शांत रहने की क्षमता बाहरी दुनिया से नहीं आती। बिल्कुल नहीं। ये बाहर के किसी मैनेजमेंट कोर्स से नहीं मिलती।
ये सब हमारे अपने अंदर मौजूद उस इंजन रूम यानी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। एकदम सही सारांश निकाला आपने। आज की इस चर्चा में हमने एक पूरा तार्किक रोड मैप देखा। जी। हमने समझा कि मानसिक तनाव को कैसे सफलता में बदला जा सकता है। हाँ। सुबह उठकर सचेत रूप से सकारात्मक दिन का चुनाव करना है। दिन भर ऑफिस की गपशप और डर के बीच अपने चेतन मन को एक सख्त पहरेदार बनाकर खड़ा रखना है। और बॉस के चिल्लाने पर? बॉस के चिल्लाने जैसी विपरीत परिस्थितियों में बाहरी शोर को म्यूट करके अंदर सद्भाव स्थापित करना है। सही। और रात को सोने से पहले दिन भर की कड़वाहट को क्षमा करके अपने अवचेतन मन को सफलता के स्पष्ट बीज सौंपकर शांति से सोना है। और ये एक दिन में नहीं होगा। हाँ, ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। ये दिमाग के ओएस को लगातार अपडेट करने की एक दैनिक प्रक्रिया है। और जैसे जैसे कोई इंसान इस चेकलिस्ट का अपनी दिनचर्या में अभ्यास करता है ना, वह बाहरी परिस्थितियों और तनाव का शिकार होने के बजाय अपने खुद के मानसिक जगत का निर्माता बन जाता है। कितनी पावरफुल बात है ये। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर गंभीरता से गौर किया जाना चाहिए। क्या है वो विचार? अगर हम ये मान लें कि जो कुछ भी हमने आज समझा वो पूरी तरह से सच है, कि किसी भी इंसान का अपना अवचेतन मन इस वक्त भी हर एक बात सुन रहा है, कोई भी बात मजाक में नहीं ले रहा है, हाँ? और उसके हर एक विश्वास को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है, तो इस डीप डाइव के खत्म होने के ठीक बाद जब इंसान वापस अपने काम की दुनिया में कदम रखेगा, तो वो अपने उस असीमित शक्ति वाले दिमाग को सबसे पहला स्पष्ट निर्देश क्या देने वाला है। ये तो सोचने वाली बात है। इंजन रूम इंतजार कर रहा है और आदेश क्या होगा ये पूरी तरह से कप्तान पर निर्भर है।